बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। लगभग मेरा ख्याल अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 22 से 24 अप्रैल वो तारीख़ थी जब ईरान के सदर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इब्राहिम रईसी साहब, वो पाकिस्तान आए और अपनी ज़ौजा के साथ तशरीफ़ लेकर आए थे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन भी था। हमसाया मुल्क है और एक ऐसे प्रेसिडेंट का आना 2 रोज़ यहाँ क़याम करना, मज़ार कायद भी वो तशरीफ़ लेकर आए, फिर इस्लामाबाद में भी सारे मामलात रहे। लेकिन एक अंधोनाक वाक़या आज से 5 रोज़ पहले 18 मई को पेश आया और इस वाक़े ने बहुत सारे अज़हान को मेरा ख्याल है झंझोड़ा भी है और बहुत सारे सवालात भी खड़े किए हैं। ये कोई पहला ऐसा हेलीकॉप्टर का हादसा है नहीं जो दुनिया के इतनी मोतबर शख्सियात जो पूरी दुनिया में अपना असर रखती हों, और ज़ाहिर है एक मुल्क के प्रेसिडेंट की हैसियत से अगर हम बात करें तो ज़ाहिर उनका एक बड़ा खासा असर रसूख था। इस सब के बावजूद जब ये हादसा हुआ तो इस हादसे के साथ लोगों में तकलीफ, अफसोस तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर शायद सवालात बहुत सारे खड़े हो गए कि ये क्या अचानक हुआ कि आज़रबाईजान से ईरान का सफ़र तेहरान पहुंचने में इस दौरान मौसम की ख़राबी भी आ गई, हेलीकॉप्टर भी किस तरह से इतना पुराना 30 साल पुराना जो हेलीकॉप्टर था वो इस्तेमाल में क्यों था, रूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वालों ने अमरीकी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का क्यों उठाया, फ़ैसला क्यों किया। तो अनगिनत सवालात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हम आज आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करने जा रहे हैं। दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, 5th एलिमेंट वॉर की बातें आज की दुनिया में की जा रही हैं और इसी प्लेटफॉर्म से, GTV के प्लेटफॉर्म से और मेरे ही प्रोग्राम से ये बात आप कई दफ़ा सुन चुके हैं। आज इसका भी तस्करा होगा। खला में शमसी मकनतीसी तूफान क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर आज हम बात करने के लिए और इब्राहिम रईसी की ज़िंदगी के साथ आज तक जो उनका सफ़र आखिरत रहा उस पर भी ज़रा नज़र डालेंगे और दुनिया किन हालात की तरफ आगे बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब। सेनेटर वेरी मच शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जब ईरानी सदर तशरीफ़ लाए थे उस रोज़ भी हमने, उससे अगले दिन हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे, हमने उस पर बात भी की थी, इम्पॉर्टेंट दौरा था। लेकिन उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक गम की कैफियत है और लोगों ने इसको बड़ा दिल पर महसूस किया है। पहले तो हम ज़ाहिर पुरसा ही है, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस हवाले से जो अब सवालात खड़े हो रहे हैं उसकी जानिब बढ़ना ज़रूरी है या पहले ये तय कर लें कि ये हुआ क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्र क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम अक़ीदत और हदिया ताज़ियत उनके लवाहिकीन को, ईरानी अवाम को और बिलख़ुसूस सुप्रीम लीडर को आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को, तमाम आलम इस्लाम के मोमिनीन की जानिब से, बिलख़ुसूस पाकिस्तानियों की जानिब से। ठीक बात। सवाल ये नहीं कि शहादतों की तो एक तवील फ़हरिस्त है, 55 साल में हो ही रही हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए, अल्लाह के घर की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली जंग जो 55 साल पे मुहित है और गुज़िश्ता 2.5 साल से ये शहादों की तादाद को 6700 के करीब पहुँच चुकी है। मैंने जो इस्तकामत जनाज़ों में देखी, इससे पहले कासिम सलमानी साहब के जनाजे में देखी, उससे पहले ईरानी सिफारत खाने पर हमले होने वाले मुख्तलिफ जो कमांडर्स थे उनकी शहादत पे देखी, ईरानी साइंसदानों की शहादत पे देखी। करबला में इस्तकामत नज़र आई जब इमाम हुसैन एक एक लाशे को उठा के लाते थे, या फिर उसवा हुसैनी पे चलते हुए यहाँ नज़र आई जहाँ एक 85 साल का बुज़ुर्ग अपने रिश्तेदारों के, अहबाब के, दोस्तों के मुतवातर जनाजे पढ़ाता आ रहा है, लेकिन उसके पाए इस्तकामत में कोई लर्जिश नहीं। अज़्म हुसैनी की अजीम दास्तान, साबित कदमी की, और ये हमारे लिए काबिल इफ्तिखार और सरमाया इफ्तिखार है। तो किसी तौर पे तना नहीं होंगे, ना अकेले होंगे। मुझे औरों का नहीं पता पाकिस्तान में, लेकिन मैं और मेरी तीनों मासूम शीरखार बेटियां उनके सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं इस अजीम काम में। इब्राहिम रईसी साहब सदर ईरान के साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग के कमांडर इन चीफ भी थे। ठीक बात। और अमीर अब्दुल्ला अल नहयान सेकंड कमांड इन चीफ। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और पाकिस्तान से अकीदत और मोहब्बत के अजीम दाई थे। ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वक्त में मैंने एक प्रोग्राम करते हुए उन ईरानियों की, अल्लामा इकबाल और जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना से आपको अकीदत और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान बताई थी। और कश्मीर पे ये उनके ईमान का हिस्सा है कि जब तक ईरान है कश्मीर पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। तो ये उनके स्कूलों के अंदर दर्ज दिए, ये मतलब एक अजीम रिवायत कायम की।
اس عظیم شہادت کے اوپر ان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا کہ امام رضا آل رسول آل محمد امام رضا کے مزار کے احاطے میں ان کی قبر امام رضا نے کے حکم سے ہی دی جاتی ہے، ان کی مرضی سے دی جاتی ہے. اور یہ اعزاز دو اور لوگوں کو حاصل ہے، وہ دونوں ایرانی نہیں، وہ پاکستانی. راجہ صاحب محمود آباد بانیان پاکستان، ان کے پیسے سے پاکستان بنا، پروان چڑھا. اور دوسرا جنرل موسیٰ خان ہزارہ 65 کی جنگ کے عظیم فاتح اور قائد. یہ دونوں پاکستانیوں کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی قبر احاطہ امام رضا کے مزار کے اندر موجود ہے. صہیونیوں کی سوچ یہ ہے کہ جنگوں میں اگر جیتنا ہے تو کمانڈر مار دو تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں، مٹھائی بانٹو، خوشیاں مناؤ، جو چاہے کر لو، جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس جنگ کی قیادت کر کون لوگ رہے ہیں. یہ اسوہ حسینی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مائیں پرورش کے ساتھ ہی نعرہ سکھاتی ہیں حسین حسین شعار ہے ماں، شہادت افتخار ہے ماں. یعنی شہادت وہ ورثہ ہے جو ہماری ماؤں نے شیر مادر سے ہمیں منتقل کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جان لینا کہ ہر جانے جو چلا گیا وہ چلا گیا، لیکن اس کی جگہ جو آئے گا وہ جانے والے سے زیادہ پرعزم ہوگا. یہ حسینیوں کا لشکر ہے. یہ تمہیں نابود کر دے گا اس دنیا میں، لیکن تمہیں نہیں چھوڑے گا. جو بچے گا وہ تمہارا تہس نہس کرے گا، اسرائیل کو صف ہستی سے صاف کرے گا اور تمہیں چن چن کے مارے گا. یہ وعدہ رہا کہ تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ہٹلر کہتا تھا کہ میں نے کچھ اس لیے چھوڑے تھا کہ دنیا جان لے کہ ان کو میں نے کیوں مارا. ہم دنیا والوں اہل ایمان تم سے وعدہ ہے ہمارا، ہم وہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے، چن چن کے ماریں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے اندر ہمیں کوئی وہ نہیں، لیکن ہاں اس رستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. اس رستے کے انتخاب کے لیے لازم ہے، جو اس رستے کا مسافر بننا چاہے اس پہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے دنیا کو طلاق دے. دنیا کو طلاق نہیں دو گے تو اس رستے پہ نہیں آ سکتے. دین اور دنیا ساتھ تم لوگ چلاؤ، ہم صرف اسی رستے پہ چلیں گے جس کا آخری نہج اور منزل شہادت ہے. اس پہ جو آ گیا اس پہ شہادت واجب ہو گئی. ابراہیم رئیسی صاحب کو شہادت مبارک ہو، ان کو جلد مل گئی. ہم اس رستے کے منتظر. اور ابراہیم رئیسی صاحب کی شخصیت بھی بڑی زبردست، ڈاکٹر، ان کی وائف جب آئی تھیں یہاں پر وہ بھی بڑی وضاحت. اس میں دوسرا جو چین اینڈ کمانڈ کے اندر موجود تھے وہ تھے امیر عبداللہ الہیان. ٹھیک ہے. وزیر خارجہ میں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں اتنا بہادر، اتنے بلنٹلی بات کرنے والا، اتنا قابل وزیر خارجہ آج تک نہیں دیکھا. اور بہت اگریسیولی بات کرنے والا. دیکھیں طاقت کے زوم پہ جیتی جانے والی اب تک کی جتنی جنگیں ہیں جو زمین کے ٹکڑوں پہ ادھر ادھر لڑی گئیں، وہ ہمیشہ متنازع رہیں کہیں نہ کہیں. تو اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ جیتنے کے لیے لازم تھا کہ اس جنگ کو سب سے پہلے دنیا انسانیت اور دنیا مذاہب کے دل اور دماغ میں جیتا جائے. ٹھیک بات ہے. ورنہ بیکار ہے. صحیح ہے کہ لوگوں میں آپ پینیٹریٹ کر جائیں. وہ 7 تاریخ کو جو اقصی فلڈ شروع ہوا، اس کو جس انداز میں قاتلانہ مہم انہوں نے ثابت کیا، سب سے بڑا اس میں کردار امیر عبداللہ الہیان کا ہے، جنہوں نے اس پورے پرسیپشن کو بدل دیا اپنی آواز کے ذریعے اور دوروں کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے اور سفارتکاری کے ذریعے. بہت فوری جواب اگر کہیں سے بھی آ رہے ہیں. دنیا انسانیت جو ہے وہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کر کے ان کو مظلوم ثابت کرتی ہے، تو یہ ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ جنگ اس پورے عرصے میں گمشدگی میں ایرانی صدر کے شہید ہونے کی خبروں میں، جلوس جنازہ میں 1 منٹ بھی نہیں رکی جو اللہ کے گھر کی تھی. ہاں وہاں پر وہ سلسلہ جاری، وہ سلسلہ 300 گنا طاقت سے اب شروع ہو چکا ہے. بلکہ ابھی تو میں آگے بات بھی کروں. دیکھیں جی، یہ جب اس کی وجہ یہ ہے کہ 1000 ابراہیم رئیسی قربان اللہ کے گھر کی آزادی کی راہ میں. ہماری آل اولاد قربان اللہ کے گھر کی آزادی کی راہ میں. یہ تو آپ ایسی بات بتا رہے ہیں کہ وہ جیسے اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں، لوگ شہید ہوا. اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے ہم سب قربان، اور اللہ کا گھر آزاد ہو، یہ ہمارے لیے باعث افتخار اور سرمایہ افتخار ہے. دیکھیں یہ جنگ 3 اصولوں پہ مبنی تھی. ہم تو لیکن میں ایک چیز پوچھ لوں آپ سے، پھر آپ کنٹینیوشن لے لے گا. قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت سے لے کر ابراہیم رئیسی تک کا جو معاملہ ہے، میں آپ کے انالیسس پہ پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ ایک وہ بنچ آف پیپل تھے جن کو ٹارگٹ ہوئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حادثات تھے؟ بازو ختم کر رہے ہیں نا، سپریم کمانڈر کے بازو ختم کر رہے ہیں. اب تک جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں جنگ کے مین کردار تھے سارے، اور اس جنگ کی عقیدت کا یہ انتہا ہے کہ شوق شہادت کو دل سے قبول کیا ہے، خطروں کی راہ میں چل کے قبول کیا. آپ کو بتا تو دیا اس راہ میں جو آئے گا اس پہ دنیا ختم. آپ کو پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا، گولی لگے میزائل لگے آج جان گئی. ہم جو آواز اٹھانے والے ہیں اب جب تک جیئیں گے دنیا میں، روز مریں گے روز جیئیں گے، یہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. اچھا یہ جنگ 3 اصولوں پہ لڑی جا رہی تھی. 28 اکتوبر 2023 کو اس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تھا ریسرچ کا. 9 پروگرام ہم کر چکے ہیں. یہ آج کا پروگرام اس جنگ کی ریسرچ میں نہیں ہے، کانڈولنس ہے. تو یہ جنگ کے 3 اصول تھے. 3 الف: ایمان، انتقام، انقلاب.
ईमान, अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग, जब तक अल्लाह के घर आज़ाद नहीं होगा हम खुशी नहीं मनाएंगे, ये कसम में थे हम। अल्लाह के घर की आज़ादी की जंग ही हमारा ईमान है। सबसे पहले दुनिया कुर्बान हो जाए, पूरा ईरान कुर्बान हो जाए, पूरी दुनिया का मोमिन कुर्बान हो जाए, जो बचेगा वो इस जंग आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा डालेगा और इंशाअल्लाह इस जंग के अंदर शहीद होगा। नंबर 2, इंतकाम। 50 सालों से तकरीबन 25 लाख फ़लस्तीनी माओ बहनों और बुज़ुर्गों का कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से, सैनियों की जानिब से। उनको उन पे ज़िंदगी मुहित कर दी गई, 40 साल उनको मुक़ीद कर दिया गया, 40 किलोमीटर के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनको दुनिया तंग कर दी गई, तमाम मज़ालिम तुमने डाली है। तुमने अल्लाह के घर को शहीद करने के लिए वहाँ पे जो कत्लेआम मचाया और जो आलम इस्लाम के अंदर जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे उसके अंदर तुमने कत्लेआम मचाया। और जब ये जंग शुरू हुई तो ये तमाम मुसलमान बादशाह, ये तमाम अमरीकी फोर्सेस ये मुज़ाकरात की आड़ में तुम्हें बचाने की कोशिश करते रहे और 2 नेशन थ्योरी को पेश करते रहे। ये भी यही था कि तुम्हें किसी तरह इसराइल को यहाँ पर कायम रखा जाए। मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये जिस दिन अल्लाह के घर की आज़ादी हो जाएगी उसके बाद इंतकाम की जंग शुरू होगी। इंतकाम शहीद रईसी का, कासिम सलमानी का, 25 लाख फ़लस्तीनी का आगाज वहां से होगा। तुम दुनिया में जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जितनी पाबंदियां लगानी है लगा लो। तुम्हारे पाबंदियों की किताब में 6000 सफ़े थे, तुमने 6000 पाबंदियां 55 साल ईरान पे लगा ली। ऐसी 10 किताबें और छापो, उसके अंदर 60,000 सफ़े छापो, 60,000 पाबंदियां और लगा लो। ये वादा है तुमसे, दुनिया में तुम्हें नेस्तो नाबूद करके इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा के फेंकेंगे इंशाअल्लाह। ईमान वालों बिल्कुल बेफिक्र रहना, किसी की शहादत इसके अंदर लर्जिश नहीं ला सकती। तीसरा अलिफ है इनकलाब। जैसे इसराइल ख़त्म होगा तो तमाम ममालिक जो इसके शिकंजे में फंसे हैं वो आज़ादी लेंगे। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के ऐलान के साथ ही आप पहली बार ज़िंदगी में आज़ादी का सांस महसूस करेंगे। ना सिर्फ महसूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको बाकायदा देखेंगे आप कि हम आज़ाद हुए हैं, हम समेत 80 लोग आज़ाद हुए हैं और इस एशिया से अमेरिका की हाकिमियत का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। ये होगा इनकलाब। दुनिया में आज़ादी का सांस जीना हर दुनिया को इजाज़त है, हर मुल्क को इजाज़त होगी कि तुम्हारे जो रिसोर्सेज है अपनी आवाम पे खर्च करो, तुमने जो फैसले करने हैं अपने आवाम के हक में करो, जो तुम अपनी रियासत के लिए बेहतर समझते हो तुम हर फैसले में आज़ाद हो। जिसके साथ कारोबार करना है करो, जिसके साथ जीना है जियो। आज के बाद दुनिया जब जिएगी आज़ादी के सांस में जिएगी, अलावा ईरान के। ये याद रखना मेरी मोहतरम बहन, ईरान को ताहयात इसको पे बैक करना है, लाशें उठानी है, अच्छा। हमले होने हैं। इवन के हमारी रिसर्च में एक ईरान पे ऐसा एटमी हमला है आने वाले दौर के अंदर कि बहुत बड़ी तादाद में हलाकत ईरान पे हैं और वो इस चीज़ को जानते हैं और इस चीज़ पे मुकीद हैं और इस चीज़ के ऊपर तैयार हैं। बेशक हम मिटते हैं मिट जाए। अच्छा, मैं क्योंकि मकसद हासिल जी करें। मैं आपकी बात जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त लाइव, उनको मैं बता दूं कि प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उसमें वो सारे सवालात जो आप लोगों के अजहान में भी हैं और ज़ाहिर है मेरे पास भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात सेंटर साहब, मैं आपसे बाकी आप बात कीजिएगा, क्या ये तासुर लिया जाए आपकी अभी तक की गुफ्तगू से कि ये हादसा नहीं था, ये साजिश थी और साजिश कामयाब, कत्ल था? देखें मेरी बात सुने, ये कत्ल हुआ है। मुझे नहीं पता ईरान की फाइंडिंग क्या है, हाँ ईरानी फौज मुझे क्या नहीं पता किसकी फाइंडिंग क्या है। अच्छा। मेरी एक अपनी ज़ाती फाइंडिंग है, आपकी अपनी रिसर्च है। बिल्कुल। मैं अब तक इस पे 80% काम मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा। 20% रहता है, लेकिन 80% के अंदर मोहतात अल्फाज में, क्योंकि अगर कोई इसकी फाइनल फाइंडिंग तक इस राज को खुफिया रखना चाहता है तो मैं उसको डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरी फाइंडिंग है वो तो मैं बताऊँगा। मेरी नज़र में ये एक बेईमाना कत्लेआम था, जदीद टेक्नोलॉजी, जिसका मैं आपके 4 नवंबर, 11 नवंबर, 18 नवंबर की अक़सात के अंदर, तीनों अक़सात में मैंने आपको इससे रोशनास कराया, जिसका नाम था 5th एलिमेंट वॉर। ये ऑर्बिट से कंट्रोल की जाती है और इसका शाखसाने हमने ट्रैक बस यही रुक जाइए ना। अब मैं आपको 5th एलिमेंट मैंने जानबूझकर ये आप तक पहुंचाया सवाल ताकि ये पता चल सके कि प्रोग्राम के अगले से कत्लेआम है ना। अब ये कैसे ये साबित कर रहे हैं कैसे हुआ है, क्योंकि जो दुनिया सोच रही है और खुद ईरानी हुकाम ने, उनकी फौज ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक हादसा था और हादसे की वजह से हुआ, लेकिन सेंटर साहब कह रहे हैं कि मेरी अपनी नहीं किया, नहीं उन्होंने गलत इत्तला। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं? हाँ, ब्रेक से वापस आते हैं। इनकी रिसर्च क्या कहती है, कैसे ये कत्ल की कह रहे हैं, इसको डिबेट करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब वो सवालात जो कि इस हादसे से मुतालिक लोगों के जहन में हैं, लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले सेनेटर फैसल रजा आबदी ये कह रहे हैं कि ये कत्ल है। अब मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये कैसे साबित करेंगे, क्योंकि ईरानी हुकाम की जानिब से ये डिक्लेयर किया गया कि ये हादसा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर, जो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो शवाहिद उनके पास हैं, उसके मुताबिक ये एक हादसा था। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा रिसर्च इस फिफ्थ एलिमेंट वॉर पे हमने ही की। अच्छा। और इनके ये खुद हैरान है कि ये चीज़ें हम तक कैसे पहुँची, ये खुद हैरान है अमेरिकन्स। बहरहाल 2003 से इसमें लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने तजर्बे किए हैं। अच्छा। नॉर्थ पोल, नॉर्वे और हाल ही में न्यूजीलैंड में इसका तजर्बा किया है इन्होंने। ये फिफ्थ एलिमेंट वॉर का? फिफ्थ एलिमेंट वॉर ये है शमसी मकनातीसी तूफान गैसेस का जो इखराज खला में है, उसको सैयारों के ज़रिए इसको कंजर्व किया जाता है और फिर लेज़र की एक कैनोपी के ज़रिए इसको इंजेक्ट किया जाता है, जो बादलों की सूरत में सामने आता है। गैसेस जब आएंगी तो बादलों की सूरत में अहाता करेंगी। अब जहां जहां इन्होंने ये तजर्बा किया इसका, न्यूजीलैंड में किया, नॉर्वे में किया, वहां पे क्या हुआ? ना इंसान मरा, ना कोई चीज तबाह हुई। वहां सिर्फ एक काम हुआ, क्या? मवासलाती और इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम डिसफंक्शनल हो गया ऑटोमेटिक चंद घंटे के लिए। और जब ये खत्म हुआ, ये नॉर्वे में हुआ है, नॉर्थ पोल में हुआ है, और आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड हाल ही में, यानी कि इसी महीने न्यूजीलैंड में भी इसका तजर्बा किया गया। अच्छा। ये नासा ये कहता है कि चूंकि ओजोन की सतह कमजोर है, वहां से इसने दाखिल हुआ। अब पूछना ये नासा वालों से, मियाँ मौला अली ने तो 1400 साल पहले सूरज का फासला बताया 170, यानी कि एक अरबी घोड़ा 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़े तो 170 साल में वो सूरज पे पहुंचेगा। ठीक है। तुम आज बताते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर है, तो सेम है, ठीक हो एक ही फासला है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर वो ट्रेवल करके आया, इसलिए कि जमीन में वो जज्ब हो जाए। मतलब सैकड़ों सैयारों से होते हुए हैं मकनातीसी, शमसी मकनातीसी तूफान घूमते हैं खिला। ठीक है, ठीक है ना। ये अब पूछना ये है कि उसकी डेथ तो है नहीं। अगर न्यूजीलैंड में आया, उसके बाद कहाँ हिट किया? अच्छा। उसके बाद दुनिया में कहाँ है? नॉर्वे के बाद, न्यूजीलैंड के बाद दुनिया में कहाँ है? वो कुछ अच्छा। नहीं पता। वो जो हिट करना था, जो हिट करने वाले ये गैसेस का अखराज है, हाँ। इसको वापस सक कर लिया जाता है, खत्म हो जाता है, निजाम बहाल हो जाता है। ये कैसे होता है? यही फिफ्थ एलिमेंट वॉर है। आने वाले दिनों में लोग, मुझे नहीं पता इस पे क्या तासुर रखते हैं, लेकिन जो मेरा तासुर है मैं आपको बयान कर रहा हूं। मैं इसके साथ आपको 3 गवाहियां पेश करूंगा। अच्छा, ठीक है, आप सुने। 170 साल के मुहित अरसे के अंदर वो इसलिए ज़मीन में ओजोन से कमज़ोर सतह से दाखिल हुआ, तो ज़मीन से वापस जाने के लिए उसी ओजोन से वापस थोड़ी जाएगा, ज़मीन पे ही घूम रहा होगा ना। ठीक हो गया। कहाँ जाएगा? हाँ। उसकी तो डेथ है नहीं। सही है। वो तो मकनातीसी तूफान है। हाँ। उससे ना कोई बंदा मरेगा, ना घर तबाह होगा, ना कोई हथियार तबाह होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा। अलावा ये कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक और मवासलाती निजाम के तहत यानी कम्युनिकेशन, हाँ। वो डिसफंक्शनल हो जाएगी। अच्छा, जो भी कम्युनिकेशन चीज है वो डिसफंक्शनल हो जाएगी। अच्छा सुने, अब इस जिम के अंदर मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया, सबसे पहले ठीक 7:45 शाम इसराइल के मीडिया पे सदर रईसी की डेथ की खबर को अनाउंस कर दिया गया। इस खबर को सबसे पहले नेतन्याहू आगा था, उसने अपनी कैबिनेट के मशवरे से इसको रिलीज कराया अपने मीडिया के ऊपर। सुबह 5:40 तक दुनिया में एक सवाल उठा इसी मीडिया के ऊपर कि जब ईरान ने इसको फाइंडिंग नहीं दी, तुम्हें कैसे पता वो शहीद हो गए? ये चीज़ उनके लिए लम्हा फिक्रिया बनी। 5:40 पे सुबह फजर के वक्त में इन्होंने डिलीट कर दी है खबर तमाम साइट्स पर से, और 10:15 पर सुबह ईरानी फाइंडिंग आने के बाद दोबारा इन्होंने नशर की और उसमें ईरानी ज़राए का जिक्र दिया। ठीक हो गया। ठीक है, तुम्हें कैसे पता था? अच्छा, तुमने कैसे वो खबर को रिलीज किया अपने डेथ की, जबकि अभी तक दुनिया को मुकाम का ही नहीं पता था कि ये गिरा किधर है? ठीक है, तुम्हें ही पता था। आज़रबाईजान की हकीकत को जानने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि आज़रबाईजान की अक्सरियत आबादी शिया है, लेकिन कंट्रोल टोटल वहां पर मोसाद, CIA और रॉ का है। पूरा आज़रबाईजान उनके मैकेनिज्म का दूसरा नाम है, जो ईरान की सरहद के ऊपर बर्पा किया गया और वहां पे अड्डे बनाए गए, वहां से मवासलात चेक किए गए। जब हेलीकॉप्टर की परवाज हुई तो 100 किलोमीटर के रेडियस पे दोनों रेडार काम कर रहे थे, आज़रबाईजान का भी और ईरान का भी। 30 किलोमीटर के फासले पे अंदर आते के साथ ही वहां पर, अब मैं इसमें 3 गवाह पेश कर रहा हूं आपको कि हुआ क्या। 2 हेलीकॉप्टर बचे। हाँ जी, बिल्कुल। 2 पायलट बचे। बिल्कुल सही। दोनों के इंटरव्यू आज से 2 दिन पहले लाइव नशर हुए। हाँ, ठीक हो गया। सबसे आगे था ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर, हाँ, जिसके इंचार्ज कैप्टन मुस्तफी थे, कैप्टन गुलाम हुसैन इस्माइली। हाँ, वो मुस्तफी जो थे वो उनके सदर के जी सदर वाले थे, लेकिन हाँ। जो दूसरे पायलट ने इंटरव्यू नशर हुआ है, उनकी बात नहीं कर रही। हाँ, उनका नाम है गुलाम हुसैन इस्माइली, जी, जो लाइव नशर हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
उनके मुताबिक सदर का हेलीकॉप्टर आगे था और बतला साफ था। हाँ, बिल्कुल कोई ठीक है। इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ, दूर दूर तक कोई बादल हाँ, नहीं था। हाँ, हाँ। लेकिन अचानक क्या हुआ, अनबिलीवेबल तौर पे सदर के हेलीकॉप्टर के सामने एक बादल आ गया। ठीक हो गया। हमने सदर का हेलीकॉप्टर बादल की तरफ दाखिल हुआ, हम 500 मीटर पीछे थे, तो हमने बादल के ऊपर से परवाज को ले जाना बेहतर समझा। जब हम बादलों की परवाज क्रॉस कर गए तो असूलन सदर का हेलीकॉप्टर आगे होना चाहिए था, जो नहीं मिला, जिसके बाद 1.5 मिनट पहले की कम्युनिकेशन में हमारा राब्ता था और 1.5 मिनट हमारा राब्ता नहीं रहा, तो 1.5 मिनट हमने उस बादलों के ऊपर परवाज की, जिसके बाद सदर का बादल नहीं, वो हेलीकॉप्टर नहीं मिला। अब सदर के हेलीकॉप्टर को जो उनका मुवासलाती जो राब्ता था वो मुनक़ता हुआ बादल में दाखिल होते के साथ ही। अब जो कुछ था वो बादल में था। दुनिया में तमाम तैयारे बादलों में ट्रैवल करते हैं, कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं खत्म होता, लेकिन यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टरों का कम्युनिकेशन इसलिए बरकरार रहा कि वो बादल के ऊपर से परवाज कर गए, और सदर का हेलीकॉप्टर इसलिए वो बादल में ट्रैवल कर गया, वो अंदर ट्रैवल कर गया, तो वो मगनतीसी तूफान था ना, जिसको लेजर के जरिए ऑर्बिट से वहां पर फौरी तौर पे बपा किया गया। उनके अल्फाज सुने, वो कह रहे हैं कि अचानक एक बादल आया जो दूर दूर तक नहीं था और अचानक आ गया। हाँ, ये बात और है। सदर के हेलीकॉप्टर के सामने आ गया, तो उनके पास वक्त नहीं था कि ऊपर से ट्रैवल करते, हम कर गए, वो अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते के साथ ही सदर के हेलीकॉप्टर का तमाम निजाम डिसफंक्शनल हो गया, अलॉन्ग विद द ब्लैक बॉक्स, कम्युनिकेशन राब्ता और इलेक्ट्रॉनिक निजाम जैम हो गया, जिसकी वजह से सदर का हेलीकॉप्टर इंपैक्ट पे गया नीचे जमीन के ऊपर, और वो वहां पे जाके लगा। नेतन्याहू मिठाई बांटने के लिए, तुम्हें मैं ये बताता चलूं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, उसने इस हादसे में भी एक को जिंदा रखा 2 घंटे के लिए। उनका नाम था आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम, जो इमाम जुम्मा तबरेज थे, जिनका सदारती महल में राब्ता हुआ इस हादसे के बाद गिरने के बाद। ओके। जब फोन किया गया उनके नंबर पे, तो वो शदीद जख्मी हालत में, उन्होंने 16 से 17 मिनट गुफ्तगू करके तमाम हालात बताए। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा, ये कंफर्म था कि उनके अल्फाज भी ये थे कि दूर दूर तक कुछ नहीं था, अचानक बादलों का टुकड़ा आया, जिसके बाद ब्लर हो गए सारे शीशे, और हमें कुछ नहीं पता फिर हमारे साथ क्या हुआ, और हमने इम्पैक्ट में गए। ये उन्होंने वहां कम्युनिकेट कर दिया, तुमने तो मार दिया था, अल्लाह ने जिंदा रखा तुम्हें दुनिया के सामने आश्कार करने के लिए। और इसी फाइंडिंग पे डे फर्स्ट से ईरानियन गवर्नमेंट, रशियन और चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्बिट से इसका तजिया करना शुरू कर दिया। ये फाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्रॉस मैच हो रहा है, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में ये फाइंडिंग पूरी दुनिया के सामने आएगी, और आपको ये पता चलेगा कि जदीद निज़ाम के तहत हेलीकॉप्टर को डिसफंक्शनल करके मौत के घाट उतार दिया। यानी आपके कहे के मुताबिक ये शमसी मखनातीसी तूफान के थ्रू एक बादल उस हेलीकॉप्टर के करीब आया। इतनी एक्यूरेसी, देखे ना, जब मैं एक चीज पूछूं, सवाल, इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है? आपको पता है ये मुवासलाती निज़ाम जितना भी खलाई चलता तो मुवासलात से ही है ना, एक्यूरेसी में इसमें मसला क्या है? नहीं, हर चीज़ रडार के ऊपर मौजूद है ना। जब हेलीकॉप्टर अजरबैजान से उड़ा, तो उनको पता था कि इसके अंदर है, क्योंकि इस्राएली हुकाम वहां मौजूद थे। अजरबैजान का तमाम दिफाई निज़ाम है ही इसराइलियों के पास। देखें, अजरबैजान है शिया स्टेट, ईरान है शिया ने अली की स्टेट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शिया वो होता है जो दीन और दुनिया के साथ चलता है, शिया ने अली वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ दीन के रास्ते पे चलता है। ये मुझे ये बताएं ना कि ये जब आप ये बात कह रहे हैं, तो ये आई एम सॉरी लेकिन आपको बुरा लगे, लेकिन ये डाइजेस्ट होना बहुत ना करो, कुछ दिनों में फाइंडिंग आएगी, खुद बोलोगी तो मेरी फाइंडिंग है ना, मैं हूं इसका जिम्मेदार, मैं हूं इस पे इसका फायदा किसको? देखिए इब्राहिम रईसी, देखिए मैंने इसीलिए पहले भी आपसे फायदा क्या है? फायदा देखिए, इसराइल का सबसे बड़ा इसमें ये फायदा है कि वो जो ईरान ने हमला किया, पीठ पे छुरा घोंप के आंखें बंद करके उसने वो बदला लिया। अमेरिका का और यूरोपीय ममालिक का क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सोरिश उठी हुई थी आवाम की, तुलबा की, जो उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रही थी। इसको डिट्रैक किया अमेरिका के लिए, इसके अंदर ये था। और इसके अंदर मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक CIA, रॉ और मोसाद जॉइंट ऑपरेशन में मौजूद थे। इसको कंट्रोल अज़रबैजान ही से किया जा रहा था। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ तो कंटिन्यूएशन इस सवालात की कि क्या ये सारी बातें आगे जाकर, जैसे सेंटर साहब कह रहे हैं कि इसका कुछ अक्त खुलेगा, लेकिन इससे बड़ा कल हमने देखा आलमी अदालत का एक फैसला आया और उस फैसले के बाद इसराइल का एक फैसला आया, उसको डिबेट करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। ब्रेक से पहले सेंटर फैसल अज़ाब्दी ने कहा कि इब्राहिम रईसी साहब के हेलीकॉप्टर का जो हादसा है उनकी रिसर्च के मुताबिक वो कत्ल साबित कर रहे हैं इसको, और पहुंचा रहे हैं उस रिसर्च तक जिसमें फिफ्थ एलिमेंट वॉर की ये बार बार बात कर रहे होते। फैसल साहब, कम्युनिकेशन की लास्ट बात रह गई थी। जब बादल में कोई भी, मैंने भी मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनी, तो अगर हेलीकॉप्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजा में मौजूद है और वो बादल के अंदर से गुजरती है तो कम्युनिकेशन उसका रहता है। इवन के थंडर स्टॉर्म भी हो तो रहता है ना वो। लेकिन अगर अच्छा कोई तातुल आ भी जाए, कुछ मैंने एयर मार्शल्स वगैरह की गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने कहा अगर आता भी है तो कुछ सेकंड्स का डिले होता है। अब आप जब ये बात कर रहे हैं तो इस दौरान पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि ये अचानक बादलों का आ जाना, ये लेजर से कैनोपी के जरिए इसको गैसेस का अखराज किया जाता है जो फैल के एक बादल ही की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। ऐसे ही बादल न्यूजीलैंड में भी बने, ऐसे ही बादल नॉर्वे में भी बने, ऐसे ही बादल नॉर्थ पोल पे भी बने जो इन्होंने तजर्बात किए, और वो यहाँ पर भी बने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये मकनातीसी तूफान राइज करने के बाद वापस सक कर लिया जाता है जिसके बाद निज़ाम बहाल हो जाता है। तो आप जब बादल में गए हैं, कम्युनिकेशन तो वहाँ ख़त्म हुआ है ना। और इस जिन के अंदर अल्लाह ने एक चशमदीद गवाह को ज़िंदा रखा। किसी ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी कोई साजिश नहीं है इसमें। ये उनकी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड पर है, बहुत जल्द मंजर आम पे आएगी, तर्जुमे के साथ आएगी, और उसके साथ रशिया, चाइना, ईरान की मुश्तरका फाइंडिंग आएंगी। चूंकि हम उनकी फाइंडिंग से वाकिफ नहीं है अभी तक, ये हमारे अपने नतीजे अखज़ किए हुए हैं और इसमें गवाहों के तौर पे इनको लिया हुआ है। बहरहाल बड़ा प्रोपेगेंडा, दुनिया में प्रोपेगेंडा, आवाम का प्रोपेगेंडा, कि पूरी दुनिया में ये बताया था कि ईरानियों ने अपनी आवाम को जब्त कर रखा है। ईरान की आवाम ने करोड़ों की तादाद में निकल के जो यकजहती दिखाई है, अमेरिका जितने मुजाहरे रोकना चाहे अब उसमें दुगनी ताकत आएगी इस आवाम की निशानदेही की सूरत में। और हकीकत बात है, मैं अक्सर सोचा करता था इमाम हुसैन की इतनी ताकत थी, क़याम की ज़रूरत क्या थी। हकीकत ये है कि इमाम हुसैन का क़याम ना होता तो यजीद का इस्लाम ही दुनिया में राइज होता इस्लाम। और यहाँ पर अब जो सूरत हाल है, जो सूरत हाल बादशाहों ने इस्लाम की बना रखी है, अगर इस्लाम का ये ईरान का चेहरा सामने ना आता तो ये बादशाहों का इस्लाम ही पूरी दुनिया में इस्लाम डिक्लेयर हो जाता, क्योंकि दुनिया के लिए वो कबूल तरीन है, उन्हीं के मुताबिक है। बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आपकी रिसर्च का बहुत शुक्रिया और आपने जो बातें अगले हफ्ते इसको मैं कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक हम भी इंतजार करेंगे कि कहां तक फाइंडिंग्स मजीद आती हैं। बहरहाल ईरान की जानिब, उनके हुकाम की जानिब से कहा गया कि ये एक हादसा था, ईरानी सदर की मौत पर था। सर अभी तक की वो जो बात है, स्टेटमेंट है ना, फौजी हुकाम का स्टेटमेंट अखबारात में छपा हुआ है, सोशल मीडिया पे छपा हुआ है, अमेरिका और बाकी सारे ममालिक भी ये कह रहे हैं। लेकिन जो रिसर्च इनकी है, जो ये बात कह रहे हैं, वो ज़ाहिर इनके अपने पास है। इसमें किस हद तक सदाकत है, ये आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, अल्लाह हाफिज़।